EMFT एंड वेव प्रोपगेशन के सिलेबस में अब तक हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा और दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन देखा। अब एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमें देखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इससे इंट्रोड्यूस किया था, बताया था मैंने कि रेफरेंस पॉइंट जो है, जो इसमें रेफरेंस है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेफरेंस है एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट को रेफरेंस मानकर, एक सिंगल पॉइंट को रेफरेंस मानकर हम एक दूसरे पॉइंट को एड्रेस करेंगे स्पेस में कहीं भी। मान लिया दूसरा पॉइंट P है, इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें पॉइंट P को एड्रेस करना है, पॉइंट P का लोकेशन फिक्स करना है एक सिंगल पॉइंट को रेफरेंस मानकर। तो उसके लिए पैरामीटर्स हमारे क्या क्या होने चाहिए और कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम फिक्स कर दें तो हम इस पॉइंट P के लोकेशन को बता सकते हैं। ध्यान रखना है कि रेफरेंस जो हमारा है वो एक सिंगल पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी हो, अगर चाहे किसी प्लेन के रेफरेंस में बताना हो पॉइंट P की लोकेशन, या किसी पॉइंट के रेफरेंस में पॉइंट P की लोकेशन बताना हो, या किसी रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का लोकेशन बताना हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पैरामीटर हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि डिस्टेंस कितना है रेफरेंस के और इस पॉइंट P के बीच में, डिस्टेंस कितना है। तो जो पहला जो जरूरी पैरामीटर है वो है रेफरेंस और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम R से डिनोट करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दूसरा R फिक्स हो गया। R फिक्स होने का मतलब यह है कि अब ये पॉइंट P रेफरेंस से ना ही दूर जा सकता है और ना रेफरेंस की तरफ जा सकता है, लेकिन ये पॉइंट बोर्ड से बाहर की तरफ भी हो सकता है कहीं R डिस्टेंस पे, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, या ये पॉइंट कहीं ऊपर भी हो सकता है सेम डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। तो हमें क्या करना है कि अब इस पॉइंट के डायरेक्शन को फिक्स करना है, और डायरेक्शन फिक्स करने के लिए हमें दो एंगल फिक्स करने होंगे। अगर हम पॉइंट के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं तो जो हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा सिर्फ एक एंगल फिक्स करना था फाई। क्यों? क्योंकि जो लाइन हम उसमें रेफरेंस जो था वो इनफाइनाइट लाइन थी। इनफाइनाइट लाइन होने का मतलब उस लाइन से ऊपर नहीं जा सकता है पॉइंट, क्योंकि वो लाइन खुद इनफाइनाइट लेंथ की है। लेकिन यहाँ ये जो पॉइंट है रेफरेंस हमारा, ये पॉइंट P इस पॉइंट से ऊपर भी हो सकता है, कहीं इस पॉइंट से नीचे भी हो सकता है, इसलिए हमें एक और एंगल फिक्स करना पड़ेगा थीटा। तो उसमें क्या करते थे हम, डिस्टेंस एक लेते थे जेड को फिक्स करते थे इस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन स्फेरिकल में रेफरेंस हमारा पॉइंट है, इसलिए अगर हम इस डायरेक्शन में पॉइंट को फिक्स करना चाहते हैं तो हमें एक एंगल फिक्स करना पड़ेगा। वो एंगल हम देखते हैं जेड एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम एंगल देखते हैं और उस एंगल को हम थीटा कहते हैं। तो एक पैरामीटर हो गया R, जो पॉइंट P को इस डायरेक्शन में फिक्स करेगा कि पॉइंट P हमारा रेफरेंस से दूर नहीं जा सकता है, पॉइंट P हमारा रेफरेंस की तरफ नहीं आ सकता है। डिस्टेंस फिक्स हो गया R फिक्स करने से। हमने थीटा को फिक्स किया। थीटा फिक्स करने से क्या हो गया कि अब ये पॉइंट इस प्लेन में ना ही ऊपर मूव कर सकता है और ना ही नीचे मूव कर सकता है। तो पॉइंट P की डिस्टेंस फिक्स हो गई, ये डिस्टेंस। पॉइंट P का एक एंगल फिक्स हो गया, इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकता है पॉइंट P। इस तरीके से पॉइंट फिक्स हो गया। लेकिन एक डायरेक्शन अब भी ऐसा है जिस डायरेक्शन में पॉइंट P मूव कर सकता है, वो डायरेक्शन है बोर्ड से बाहर की तरफ। पॉइंट P अब भी बोर्ड से बाहर की तरफ मूव कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें एक और एंगल फिक्स करना होगा पॉइंट P की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। मींस ये वाला एंगल अभी और फिक्स करना है। ये एंगल हम देख चुके हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देख चुके हैं,
जो एंगल जो ओरिएंटेशन बताता है पॉइंट पी का, उस एंगल को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं और वो एंगल हमारा होता है फाई। तो इस तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैरामीटर्स कौन कौन से हो गए? पैरामीटर्स हो गए आर, थीटा और फाई। आर क्या है? आर इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ point P from the reference point। तो R क्या है? रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। थीटा, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल measured from z एक्सिस। पॉइंट P का एंगल अगर z एक्सिस से मेजर किया जाए। फाई क्या है? फाई पॉइंट, फाई दरअसल वर्जिन एक्स लाइन एक्सिस एक्स के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का ओरिएंटेशन बता रहा है, तो इसे हम कहते हैं एजीमुथल एंगल। तो तीन पैरामीटर्स हो गए, एक आर इस डायरेक्शन में, थीटा जेड एक्सिस से मेजर करेंगे तो थीटा की डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस से नीचे की तरफ, और जो फाई की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा। तो फाई की डायरेक्शन जो होगी वो एक सर्कुलर फॉर्म में होगी, और एक एक पैरामीटर को अगर हम फिक्स करते चलें, मान लिया पॉइंट पी इंटरसेक्शन होगा किन्हीं तीन पैरामीटर्स का, तो अगर हम आर को फिक्स कर दें, सिर्फ आर को फिक्स कर दें, थीटा और फाई वेरिएबल हो, मींस ये डिस्टेंस फिक्स है लेकिन ये पॉइंट इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ये पॉइंट ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है। तो अगर आर फिक्स है, आर कांस्टेंट है, तो जो लोकस होगा पॉइंट पी का वो एक स्फीयर होगा। जो पॉइंट पी का लोकस होगा, सिर्फ आर फिक्स है, थीटा और फाई चेंज हो सकते हैं, तो ये पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है जेड एक्सिस के चारों तरफ। तो पॉइंट पी ऐसे एक सर्कल भी बना सकता है, मींस 0 to 180 डिग्री पॉइंट पी मूव कर सकता है, फाई 0 to 360 डिग्री मूव कर सकता है ये पॉइंट। तो आर फिक्स है, थीटा फाई वेरिएबल है। इस तरीके से जो हमें पॉइंट पी का लोकस मिलेगा वो एक स्फीयर मिलेगा। अगर थीटा को फिक्स कर दिया जाए, अगर थीटा फिक्स है मींस ये पॉइंट इस प्लेन में नहीं मूव कर सकता है, थीटा फिक्स हो जाने से इस तरीके से फिक्स होगा, लेकिन ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है क्योंकि फाई फिक्स नहीं है। तो थीटा को अगर हमने कांस्टेंट ले लिया, अगर थीटा को कांस्टेंट ले लिया तो पॉइंट पी का जो लोकस होगा इस तरीके से एक कोण होगा, पॉइंट पी का जो लोकस होगा पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो एक कोण होगा थीटा कांस्टेंट होने पर।
हमने एक पॉइंट P लिया जब थीटा कांस्टेंट है, P ये थीटा एंगल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, तो ये पॉइंट अब सिर्फ फाई डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है इस तरीके से। तो इस पॉइंट P का जो लोकस होगा वो एक कोण होगा, ये डिस्टेंस है r। अब इस कोण का जो रेडियस होगा, ये है इस कोण का रेडियस। इस कोण का रेडियस कितना होगा, ये डिस्टेंस r है, एंगल थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो r cos थीटा होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो r sin थीटा होगा, r sin थीटा। तो इस कोण का जो रेडियस होगा, कोण वो r sin थीटा होगा, वो थीटा पे डिपेंडेंट होगा। मींस अगर थीटा को हम और बड़ा ले लें, थीटा को और बढ़ा दें, ये एंगल ले लें, तो कोण का जो रेडियस होगा वो रेडियस अब और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्किल बनेगा, एक स्फीयर पे जो सर्किल बनेगा, वो उस सर्किल का रेडियस थीटा पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो कोण का जो रेडियस होगा वो साइन थीटा पे डिपेंडेंट है, इसलिए जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा कोण का रेडियस बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या देखा, r कांस्टेंट होने पे एक स्फीयर मिलेगा हमें, अगर थीटा को कांस्टेंट कर दिया जाए तो एक कोण मिलेगा हमें, और अगर फाई को कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर फाई को कांस्टेंट कर देते हैं तो ये पॉइंट अब इस बोर्ड से बाहर की तरफ नहीं आ सकता है क्योंकि फाई कांस्टेंट है। लेकिन अगर फाई को कांस्टेंट रखते हैं, अगर फाई को कांस्टेंट रखते हैं तो ये पॉइंट बोर्ड से बाहर की तरफ नहीं आ सकता, लेकिन वो बोर्ड के प्लेन में मूव कर सकता है क्योंकि थीटा चेंज हो सकता है। तो थीटा चेंज हो सकता है, तो इसका इस पॉइंट P का लोकस फिर क्या होना चाहिए, पॉइंट P का फाई कांस्टेंट होने पे जो लोकस होगा वो एक सर्किल होगा, एक प्लेन होगा, सर्कुलर प्लेन, जिसका रेडियस होगा r। सर्कुलर प्लेन ऑफ रेडियस r। तो अगर r कांस्टेंट है एक स्फीयर मिलेगा, अगर थीटा कांस्टेंट है एक कोण मिलेगा, अगर फाई कांस्टेंट है तो एक सर्कुलर प्लेन मिलेगा ऑफ रेडियस r। तो जो पॉइंट P होगा, जो पॉइंट P होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे r, थीटा एंड फाई, पॉइंट P इन तीनों सरफेसेस का इंटरसेक्शन होगा। इन तीनों सरफेसेस का जो इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट P पे होगा। r इक्वल टू कांस्टेंट स्फीयर, थीटा इक्वल टू कांस्टेंट कोण, फाई इक्वल टू कांस्टेंट सर्कल, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट P पे होगा। इस तरीके से हम r को, थीटा को और फाई को अगर फिक्स कर दें तो हमें पॉइंट P मिल सकता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। अब अगर हम यूनिट वेक्टर्स देखते हैं, अगर हम यूनिट वेक्टर्स देखते हैं r डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में और फाई डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर्स मैंने बताया क्या होते हैं। r का यूनिट वेक्टर r डायरेक्शन में, r का जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन होगा वो इसका यूनिट वेक्टर होगा। तो अगर पॉइंट P से हमने रेफरेंस लिया है r, ये डायरेक्शन होगा वेक्टर, यूनिट वेक्टर AR का। थीटा किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, थीटा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, जेड एक्सिस से मेजर किया जाता है, तो ये डायरेक्शन होगा थीटा का। और फाई का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि फाई एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, फाई इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो ये डायरेक्शन होगा फाई का। तो तीनों यूनिट वेक्टर्स AR रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द रेफरेंस, A theta away from the z axis, A phi measured from the x axis,
तो इस तरीके से तीनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर सरफेस, ये तीनों प्लेन अगर देखा जाए, एक स्फेयर, एक कोन और एक सर्किल, ये तीनों पॉइंट P पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे रेफरेंस है वो एक पॉइंट है, जो पैरामीटर्स हैं वो r, थीटा और फाई, एक डिस्टेंस है और दो एंगल हैं। थीटा, r और फाई क्या क्या है वो यहां से हम देख सकते हैं। अगर r को कांस्टेंट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, थीटा को कांस्टेंट कर दिया जाए और फाई को कांस्टेंट करके देखें तो इन तीनों जो प्लेन मिलेंगे उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट P होगा। आगे देखते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपस में कन्वर्जन देखते हैं। पॉइंट P को हमें एड्रेस करना है। पॉइंट P को अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो इसका डिस्टेंस हम देखेंगे पॉइंट, इस एक रेफरेंस पॉइंट से r डिस्टेंस पे, और एंगल जो इसका है z एक्सिस से थीटा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट देख रहे हैं हम, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा और फाई। फाई अगर हमें देखना होगा तो कैसे देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है तो पॉइंट P का प्रोजेक्शन देखेंगे एक्स एक्सिस पे, एक्स वाई प्लेन पे, ये जो एंगल होगा वो एंगल होगा फाई। अब इस तरीके से पॉइंट P को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या क्या देखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, पैरामीटर्स, रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस पॉइंट P का r, z एक्सिस से एंगल पॉइंट P का थीटा, x एक्सिस से पॉइंट P का एंगल फाई। अगर पॉइंट P को हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए, रो, फाई और जेड। रो क्या होगा, रो होगा जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होगा रो, ऐसे यहां भी ड्रा कर सकते हैं। और जेड क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा जेड, जेड एक्सिस पे पॉइंट P की हाइट। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम देखें तो जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है पॉइंट P का वो रो है। एंगल फाई कॉमन है सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो फाई सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में था वही फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी है, तो फाई दोनों में कॉमन है। जेड, जेड एक्सिस पे जो हाइट है पॉइंट P की उसे जेड कहा जाता है। तो हमने पॉइंट P को रिप्रेजेंट किया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी। अगर पॉइंट P को हम देखना चाहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, x, y और z। z कॉमन है, जो z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वही z सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी है, तो z तो यही रहेगा कार्टेशियन में भी। x क्या होगा, x होगा y एक्सिस से पॉइंट P का
डिस्टेंस YZ प्लेन से पॉइंट P का डिस्टेंस x एक्सिस पे। तो ये डिस्टेंस हो गया Z, ये डिस्टेंस हो गया Y पॉइंट P के लिए, और ये डिस्टेंस हो गया X। तो पहले हम देखते हैं, x को इधर शो कर लेते हैं x एक्सिस पे। ये डिस्टेंस होगा x एक्सिस पे, YZ प्लेन से डिस्टेंस x, y एक्सिस पे डिस्टेंस y, z एक्सिस पे डिस्टेंस z। ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर हम पहले रो को डिफाइन करते हैं, रो को देखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए, मान लिया ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, और यहाँ पॉइंट B है। तो अगर ट्रायंगल O, A और B, अगर इस ट्रायंगल को देखें, तो रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू R, ये Z जो होगा थीटा से लगा हुआ एंगल है तो Z होगा R cos थीटा, रो क्या होगा R sin थीटा। रो को हम लिख सकते हैं यहां से R sin थीटा। Z को क्या लिख सकते हैं, R cos थीटा। और तीसरा कोऑर्डिनेट जो है फाई, तीसरा पैरामीटर फाई कॉमन है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में, तो फाई इज इक्वल टू फाई। ये हो गया कन्वर्जन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हो गया स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल। इस रिलेशन को यूज करके हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में रिलेशन देखा जाए, क्योंकि कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल को हम पहले देख चुके हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अब हमें स्फेरिकल और कार्टेशियन के बीच में रिलेशन देखना है। तो हमें पता है कि, या यहां से डायरेक्ट भी देखा जा सकता है, x क्या होगा, डायरेक्ट देख सकते हैं यहां से, या हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देखा था, x इज इक्वल टू रो कॉस फाई। क्यों, अगर हम एक सिलेंडर देखते हैं यहां से इस तरीके से, अगर ये डिस्टेंस रो है, ये डिस्टेंस r है, तो x z एक्सिस से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, z एक्सिस से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रो है। तो अगर z एक्सिस से हम पॉइंट P का डिस्टेंस देखते हैं रो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो x एक्सिस की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो कॉस फाई, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू रो साइन फाई, जैसा कि हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा भी था। तो x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई, और z इज इक्वल टू z। ये रिलेशन हमने कब देखा था, जब हम कन्वर्जन कर रहे थे सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब कन्वर्जन कर रहे थे। तो अगर हम स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ रिलेशन, हमें पता है रो की वैल्यू कितनी है, रो इज इक्वल टू r sin थीटा। तो इस रिलेशन में अगर हम रो की वैल्यू पुट कर दें तो डायरेक्ट हम
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, बस इस इक्वेशन में x और फाई के बीच में जो रिलेशन है उसमें बस रो की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है r sin थीटा से। तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू रो की जगह पे क्या पुट कर देंगे, r sin थीटा। तो यहां से आ गया r sin थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई, r sin थीटा sin फाई, और z को हम क्या लिख देंगे, क्योंकि हमें रिलेशन देखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो हम डायरेक्ट z को लिख देंगे r z इज इक्वल टू r cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब इस रिलेशन का यूज करके, ये किस लिए है रिलेशन, स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तीनों रिलेशन सामने हैं। अगर हमें स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन करना हुआ तो ये रिलेशन यूज करेंगे। अगर हमें सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन में जाना हुआ तो ये रिलेशन यूज करेंगे। और अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना हुआ तो ये तीनों रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। अब अगर कार्टेशियन से हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना हो या सिलिंड्रिकल से हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना हो तो उसके लिए क्या रिलेशन देखेंगे हम, वो आगे देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल सकता है, लिख लेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1 साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आ जाएगा आर स्क्वायर। आर को हम यहां से क्या लिख सकते हैं फिर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई और जेड की वैल्यू अगर पता है तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके। अगर आर मिल गया, अगर थीटा को देखना चाहें तो थीटा को डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड अपॉन आर। आर हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे।
थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड अपॉन आर, यहां से लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड अपॉन आर। जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आया है, आर की वैल्यू अगर हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स जेड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से वैल्यू आ जाएगी थीटा की। और फाई, क्योंकि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फाई है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फाई है वो दोनों कॉमन है, तो फाई जो हमने देखा था सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही फाई यहां भी होगा। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, यहां से हम फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों रिलेशन का यूज करके पहले जो हमने रिलेशन देखा था x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वो जो रिलेशन था उससे हम क्या कर सकते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन तीनों रिलेशन को यूज करके हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं, और ये जो हमारा रिलेशन गिवन है इससे हम कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल में जा सकते हैं, और ये जो रिलेशन गिवन है इससे हम स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। तो ये सारे रिलेशन है, और एक दूसरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से कन्वर्जन का तरीका है, इन सारे रिलेशंस को हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।